हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी के अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रखी है इको की। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हमारा प्रयास है कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे जो आपकी परीक्षा में आने वाला हो या आने की संभावना है। सो इसी के लिए दोस्तों हमारा एक प्रयास है ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इको में अर्थशास्त्र में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है। तो इसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एक चैप्टर 4 से क्वेश्चन है, ठीक है, वैश्वीकरण से। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन है, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो व्यय की मुद्रा को निवेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुद्रा भी इसमें पूछा जा सकता है कि स्थायी पूंजी क्या है, प्रगतिशील पूंजी क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैश्वीकरण को आप इस तरह समझ सकते हैं, इसमें व्यक्ति, ठीक है, इसमें वैश्वीकरण में व्यक्ति का, पूंजी का, श्रम का स्वतंत्र प्रभाव होता है। स्वतंत्र प्रभाव मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। जैसे भारत से अगर आप किसी भी दूसरे देश में व्यापार करने जाना चाहते हो, आप आसानी से जा सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, आप निवेश कर सकते हैं, अपने पूंजी लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसे कहा जाता है वैश्वीकरण बिना किसी रोक टोक के। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए, आयात पर कर लगाकर। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, विदेशी व्यापार किनके बीच होता है, किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम पता होना चाहिए। तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत कब आई, तो 1995 में। किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ, वह है कृषि क्षेत्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं, लाभ के उद्देश्य से। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस भारतीय कंपनी को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड ने खरीद लिया, तो वह है परक फूड्स। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताएं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन आए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको कर लेना है। इसके अलावा वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में निम्नलिखित कौन कौन सा कथन सही नहीं है। पहले भारतीय सड़कों पर निम्नलिखित में कौन सी कार दिखाई देती थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस तरह से जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए दोस्तों उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये सभी जो एमसीक्यू यहाँ पर दिए गए हैं इसका उत्तर भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है, उसको यहाँ पर मिलान कर सकते हैं जाके। इसके अलावा कुछ जो है 3 से 5 नंबर और क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए जो सीबीएसई 2016 में पूछा गया है, तो इसको भी आपको कर लेना है। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है, तो ये सीबीएसई 2016 में पूछा गया। इसके अलावा प्री बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, इसको कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं वैश्वीकरण वाले चैप्टर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कुछ वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में भरने के लिए योग्य बनाया हुआ है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फैशंस आदि। ठीक है, सन फार्मा भी है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। निम्नलिखित में से 21 देश में विश्व में 15 की आयु समूह अनपढ़ संख्या का सबसे बड़ा आकार है। किस राज्य का साक्षरता दर निम्नतम है। ठीक है, क्वेश्चन आप उसे कर लेने हैं कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों इन चारों में से। ठीक है, चाहे वो शिशु मृत्यु दर पूछ लिया जाए, निवल उपस्थिति अनुपात पूछ लिया जाए, साक्षरता दर पूछ लिया जाए, बीएमआई पूछ लिया जाए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। ठीक है,
विकास की धारणता से अभिप्राय है क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो विकास की धारणता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखना। विशेषताएं क्या होती हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद और संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। विकास के लक्ष्य किस प्रकार के हो सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या है, अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है दोस्तों। डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न लोगों के विकास के लक्ष्य के किस आधार पर निश्चित किए जाते हैं। एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि किस प्रकार एक व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जैसे तीर्थ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से किसे कैसे भिन्न, उदाहरण के माध्यम से समझाइए। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। इसके अलावा संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। 3 नंबर 4 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के अंतर पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको कर लेना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आपको कर लेना कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा इधर देख सकते हैं पीछे MCQs है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी आपको कर लेना है दोस्तों। हमारे पास समय कम है, ऐसे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा हमें लगाना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चन बार बार पूछेगा तो उस पर फोकस करें, वहीं से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको कर लेने हैं दोस्तों। CBSE 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया CBSE 2017 में। मुद्रा और साख, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरे व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साख क्या होता है, साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तुएं या सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, क्वेश्चन मार्क, और अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या है और संगठित क्षेत्र क्या, इसके अंतर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को उल्लेख कीजिए। अधिकांश ग्रामीण परिवार भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों हैं। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों के लिए ऋणाधार की कमी की समस्या को दूर करने के लिए किस प्रकार सहायता करते हैं, समझाइए। आधुनिक मुद्रा को, जिसका अपना कोई उपयोग नहीं है, विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है, कारण बताइए। और भारत मुद्रा के आधुनिक रूपों पर टिप्पणी कीजिए। मुद्रा वस्तु और सेवाओं के विनिमय में किस प्रकार सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य कर सकती है, स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दीजिए। चेक क्या होता है, इसके द्वारा भुगतान किस प्रकार से होता है। बैंक में जमा राशियाँ किस प्रकार बैंकों की आय का स्रोत बनती हैं, अथवा बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन उत्तर है ये। ठीक है, इसके अलावा इस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ऋण समझौते की मुख्य शर्तों को उल्लेख कीजिए, अथवा इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी क्लास 10 SST के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। 10 से 15 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को आप जितना लंबी
पॉज करके देखें और इसको सुनें, इसके बाद उससे प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।